हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये इस ड्रामे का पार्ट नंबर 9 है। अगर आपने इस ड्रामे के पहले के पार्ट्स को नहीं देखा है तो प्लीज़ आई सजेस्ट पहले उनको जाके देख लें। मैंने इस ड्रामे की पूरी प्लेलिस्ट भी तैयार कर दी है। ड्रामे की एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करने से पहले मैं अपने सब्सक्राइबर्स को थैंक यू बोलना चाहती हूँ। थैंक यू सो मच मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप भी कर दें। किस बात का वेट कर रहे हैं? थैंक यू। और जिन लोगों ने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है, अगर आप कंफर्टेबल हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ये भी बताएं कि आप कहाँ से हैं, ताकि मुझे पता चल सके कि मेरे फ्रेंड्स कहाँ कहाँ हैं और मैं अपने सब्सक्राइबर को आज से फ्रेंड्स कंसीडर करूँगी। आइए तो फिर ड्रामे की एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। इस पार्ट की स्टार्टिंग पिछले पार्ट से ही होती है, जहाँ पर टाइम नुच को ज़बरदस्ती अपने बगल में लेटा लेता है और वहाँ दूसरी तरफ जब डैड देखता है कि नुच बेड पर नहीं है तो वो बाहर जाके नुच को देखने लगता है और नुच चिल्लाते हुए बाहर आ जाता है। जब नीचे नुच डैड की आवाज़ सुनती है तो वो अपने आप को टाइम से दूर करती है और अपने आप को सही करती है और डैड को बोलती है कि हाँ मैं नीचे ही हूँ। एक्चुअली टाइम ने बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर रखी है तो ये अपने आप को संभालने की पोजीशन पे नहीं है, तो मैं इसकी हेल्प कर रही थी इसके रूम तक पहुँचाने के लिए। इतना सुनते ही डैड भी नीचे आ जाता है। डैड मुझसे पूछता है क्या हुआ, टाइम ने इतनी ज़्यादा ड्रिंक क्यों कर रखी है? तो नुच बोलती है मुझे कोई आइडिया नहीं है। तो डैड नुच को बोलता है कि प्लीज़ मेरी हेल्प कर दो टाइम को उसके रूम तक पहुंचाने के लिए। डैड और नुच दोनों टाइम को संभालते हुए उसके रूम तक पहुंचाते हैं और उसे वहां पर सुलाकर वापस आ जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ हमें कसिनो का सीन दिखाया जाता है, जहां पर चुन की मॉम और उसका मैनेजर गैम्बलिंग कर रहे होते हैं, जहां पर चुन एक गैम्बलिंग पॉइंट्स जीत जाता है। वहीं दूसरी तरफ चुन का मैनेजर किसी आदमी को क्लब में नोटिस करता है, मगर वो इतना ध्यान नहीं देता है। ये कोई और नहीं वही आदमी होता है जिसने फार्म हाउस में चुन के कहने पे आग लगाई होती है। ये अब चुन से बदला लेना चाहता था, तो ये चुन का किडनैप करने की कोशिश करता है, मगर चुन अपने आप को बचाने में सक्षम हो जाता है। आज से इस आदमी को इसके नाम से जानेंगे। इसका नाम विद्युत है। चुन विद्युत को अपने झांसे में लाने की कोशिश करता है और उसको समझाने की कोशिश करता है कि मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा पुलिस से बचने के लिए। तुम ये केस की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर ले लो और मैं तुम्हें तुम्हारी वाइफ और तुम्हारे बच्चों के लिए पे करूँगा और तुम्हारे लिए एक अच्छा वकील भी करके दूँगा। पहले तो विद्युत चुन की बातों में आने लगता है, मगर थोड़ी देर बाद उसे रियलाइज़ होता है कि चुन कभी भी किसी का सगा नहीं हो सकता है। विद्युत चुन के ऊपर फिर दोबारा अटैक कर देता है। वहीं दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि चुन का मैनेजर धीरे धीरे पीछे पीछे से कदम बढ़ा रहा होता है और वो विद्युत के सर पर डंडा मार के उसे वहीं गिरा देता है। जब चुन विद्युत के कब्जे से छूट जाता है तो वो अपने मैनेजर के हाथ से डंडा लेकर विद्युत के ऊपर दोबारा हमला कर देता है और बोलता है तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की। चुन विद्युत को बहुत मारता है, जिसे रोकने के लिए मैनेजर सामने आ जाता है। ये मौका पाते ही विद्युत वहाँ से भाग जाता है। चुन अपने मैनेजर को बोलता है कि तुम जाकर उसका पीछा करो और उसे किसी भी हालत में मेरे पास लेकर आओ। विद्युत वहाँ से फॉर्चुनेटली भागने में कामयाब हो जाता है और वो चुन के मैनेजर के हाथ नहीं आता है। वहीं हमें दूसरी तरफ दिखाया जाता है मॉर्निंग का सीन, जहाँ पर डैड और टाइम मॉर्निंग वॉक कर रहे होते हैं।
डैड टाइम से बोलता है, मैं थोड़ा रेस्ट करना चाहता हूँ, अगर तुम चाहते हो कंटिन्यू करना अपनी रनिंग तो तुम कर सकते हो। तो टाइम भी डैड को देखते हुए रुक जाता है वहीं पर और वो बोलता है, क्या तुम्हारी वाइफ ने तुम्हें बोला है फिज़िकल एक्सरसाइज करने के लिए? टाइम को उसे ना बोलते हुए बोलता है कि नुच तो कुछ नहीं बोलती है, मगर डॉक्टर ने मुझे बोला है कि मुझे फिज़िकली फ़िट रहना होगा। इतना सुनते ही डैड टाइम को बोलता है कि क्या हुआ, तुम इतने ज़्यादा परेशान क्यों हो, कल तुमने बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर रखी थी। टाइम डैड को कुछ ना बताते हुए बोलता है, कुछ नहीं, थोड़ा काम का प्रेशर था इसलिए मैंने थोड़ी ज़्यादा ड्रिंक कर ली। वहीं डैड को उदास देखते हुए टाइम बोलता है, क्या हुआ? तो डैड उसको बोलता है कि कितने आसान है ना दूसरे कपल्स को अपनी फीलिंग एक्सप्रेस करने के लिए, मगर ये मेरे लिए इतना डिफ़िकल्ट क्यों है? डैड टाइम को ये भी बोलता है कि बेचारी मेरे चक्कर में नुच भी बहुत परेशान रहती है, मगर वो बहुत ज़्यादा अच्छी लड़की है, मुझे बहुत अच्छा लगता है उसके साथ रहना। इतने ही सुनने की देर थी कि टाइम तो अपना हाथ ही डैड के कंधे से हटा लेता है। उसे लगता है कि डैड और नुच बहुत ज़्यादा क्लोज आ रहे हैं। टाइम डैड को बोलता है, क्या भाई, आपने बताया था ना कि आपकी लाइफ में शायद कोई ऐसा आए जिससे आप सारी बातें शेयर कर सको, तो क्या पता नुच वही लड़की हो जिससे आप अपने दिल की बात शेयर कर सको, आपको रिलैक्स करवाने में हेल्प करे। वहीं दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि चुन डैड के ऑफिस में आकर बैठा होता है और डैड को बताता है कि क्या तुमने आज की न्यूज़ सुनी? तो डैड पूछता है, कौन सी न्यूज़? तो बोलता है, बेटा कुछ काम भी कर लिया करो। तो डैड को उकसाते हुए बोलता है, ऐसे ही काम करते रहोगे तो जल्द ही तुम्हारी CEO की पोजीशन मेरी होगी। इतना सुनने की देर थी कि टाइम को गुस्सा आ जाता है और वो चुन को 2 रख के देता है। उनको बोलता है कि तुम टेंशन मत लो, मैं इस ऑफिस को बहुत अच्छे से संभाल सकता हूँ और तुम यहाँ से जा सकते हो। तो चुन भी उसे धमकी देते हुए ऑफिस से बाहर निकल जाता है। वहीं डैड टाइम को बोलता है कि क्या प्रॉब्लम है, उसको पता करने की कोशिश करो। दूसरी तरफ हमें चुन की वाइफ को दिखाया जाता है जो कि शॉपिंग करके चुन की वाइफ घर लौटी होती है। उसके पीछे पीछे विद्युत भी उनके घर में एंट्री कर देता है और जैसे ही वो देखता है कि चुन की वाइफ अपने कार से बाहर आई है तो वो उसे किडनैप करने की कोशिश करता है। चुन की वाइफ विद्युत से अपने आप को बचाने की बहुत कोशिश करती है, मगर वो बचा नहीं पाती है। पीछे ही वहाँ पर बहुत सारी वर्कर्स काम कर रहे होते हैं, तो वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगती हैं कि छोटी मालकिन को कोई किडनैप करने की कोशिश कर रहा है। इतना ही सुनने की देर थी कि चुन का मैनेजर भागते हुए उसको बचाने के लिए आ जाता है। चुन के मैनेजर और विद्युत में थोड़ी देर फाइट होती है। वहीं चुन का मैनेजर विद्युत का मास्क उतारने की कोशिश करता है, तो वो देखता है कि ये और कोई नहीं विद्युत ही है जो कि चुन की वाइफ को किडनैप करना चाहता है। और वो जैसे ही उसके ऊपर हमला करना चाहता था वैसे ही वो वहाँ से भागने की कोशिश करता है। दूसरी तरफ दिखाते हैं कि चुन की वाइफ की तबीयत ख़राब होने लगती है, तो जितनी भी पीछे वर्कर्स थी वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाकर चुन के मैनेजर को बोलती हैं कि लगता है इनकी तबीयत ख़राब हो गई है। ये मौका देखते ही विद्युत वहाँ से भाग निकलता है। उनका मैनेजर चुन की वाइफ को तुरंत गोद में उठाता है और दोनों वर्कर्स को बोलता है कि तुम जाकर चुन को बोल दो कि वो हॉस्पिटल पहुँचे। वर्कर्स चुन के मैनेजर से पूछने की भी कोशिश करती हैं कि क्या ये पूरा इंसिडेंट वो पुलिस को रिपोर्ट कर दें, तो चुन उनको बोलता है, नहीं, मैं सब संभाल लूँगा। अगला सीन हमें हॉस्पिटल का दिखाया जाता है जहाँ पर चुन की वाइफ बेहोश होती है और चुन का मैनेजर उसके सामने ही खड़ा होता है। जैसे ही उसे होश आता है तो वो उसे जूस देता है और उसे बोलता है, तुम आराम करो, डॉक्टर अभी तुम्हारा चेकअप करने आए थे और वो तुम्हारी रिपोर्ट लेने गए हैं।
ऐसे ही चुन की वाइफ खड़ा होने की कोशिश करती है तो चुन का मैनेजर उसे उसकी चप्पलें पहनाने में हेल्प करता है, और जैसे ही वो खड़ी होती है तो उसे फिर से चक्कर आ जाते हैं और उससे उसका मैनेजर बोलता है कि तुम आराम करो, मैं रूम के बाहर ही हूँ, अगर तुम्हें कुछ चाहिए होगा तो मुझे बता देना। वहीं दूसरी तरफ दिखाते हैं कि चुन भी हॉस्पिटल पहुँचा होता है। चुन जब अंदर आता है तो वो डॉक्टर से पूछता है कि क्या हुआ मेरी वाइफ को, तो डॉक्टर बताते हैं आपकी वाइफ को कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो प्रेग्नेंट है। जिसे सुनकर तो चुन और चुन की वाइफ दोनों ही शॉक हो जाती हैं। वहीं दूसरी तरफ चुन की मॉम बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और चुन के मुंह पे भी बहुत अच्छी सी एक क्लेवर सी स्माइल आ जाती है। चुन की मॉम जो चुन की वाइफ को कभी पूछती भी नहीं थी, वो उसको जाकर उसके फोरहेड पे किस करती है। वहीं दूसरी तरफ हमें डैड के घर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर डैड की मॉम नौकरानियों से कुछ सूप बनाने के लिए बोल रही होती हैं। चुन की मॉम डैड की मॉम को कॉल करके बताती हैं कि तुम्हें पता चला मेरी बहू प्रेग्नेंट है। अगर तुम्हें यकीन ना हो तो मैं तुम्हें डॉक्टर की रिपोर्ट भेज देती हूँ, जिसे देखकर डैड की मॉम को तो बहुत बुरा लगता है। वहीं दूसरी तरफ हमें डाइनिंग टेबल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर डैड की मॉम डैड को समझा रही होती हैं कि उन्हें डॉक्टर ने आज क्या बताया। वो बोलती हैं कि जो लोग गिफ्ट के थ्रू कंसीव करने में टाइम लेते हैं, उन्हें नेचुरल मेथड भी ट्राई करते रहना चाहिए। इतना सुनते ही डैड और नुच एक दूसरे को देखना लगते हैं। वहीं बताती हैं उसके मॉम के चुन की वाइफ प्रेग्नेंट है, जिसे सुनकर दोनों की हवाइयाँ ही उड़ जाती हैं। डैड की मॉम डैड को बोलती हैं कि तुम्हें भी जल्दी से जल्दी ट्राई करते रहना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि टाइम अपनी ग्रैंड मदर के साथ होता है, जो कि उनके बर्थडे की प्रिपरेशन के लिए उनसे बात करने आया होता है। दूसरी तरफ हमें मॉल का सीन दिखाया जाता है, जहां पर डैड की मॉम और नुच मॉल पहुंचे होते हैं और डैड की मॉम नुच के लिए सेक्सी सी ड्रेसेस सेलेक्ट कर रही होती हैं, जिसे देखकर नुच बोलती है ये कुछ ज़्यादा ही रिवीलिंग नहीं है। तो डैड की मॉम नुच को समझाते हुए बोलती हैं अगर तुम ऐसी ड्रेस नहीं पहनोगे तो कैसे मुझे इतनी जल्दी अपना ग्रैंडसन देखने को मिलेगा। मॉल में चुन की वाइफ और चुन की मॉम भी पहुंची होती हैं, जिन्हें देखकर चुन की मॉम डैड की मॉम को सरकास्टिकली कमेंट करने लगती हैं। थोड़ी देर एक दूसरे को सुनाते हुए ये दोनों अपने अपने रास्ते निकल जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ हमें डैड को दिखाया जाता है, जो कि बाहर जा रहा होता है। वहीं दूसरी तरफ बाथरूम से नुच वही ड्रेस पहनकर बाहर आती है और वो डैड के रूम में आने का वेट करने लगती है। नुच डैड का इंतज़ार कर ही रही होती है। उतनी देर में डैड तो नहीं मगर टाइम उसके रूम में पहुंचता है, जिसे सोचकर नुच को लगता है कि ज़रूर से डैड आया होगा। जब वो टाइम को अपने सामने देखती है तो वो अपने ऊपर के कपड़े पहनने जल्दी से भागती है। वहीं डैड जो होता है वो पूछता है कि ये किस तरीके के तुमने कपड़े पहन रखे हैं, तो नुच उसको बोलती है कि ये मेरा रूम है और मैं यहाँ पर कैसे भी कपड़े पहन सकती हूँ। इतना ही सुनने की देर थी कि टाइम को गुस्सा आ जाता है और वो बोलता है कि थोड़े से पैसों के लिए तुम सब कुछ करने के लिए तैयार हो गए ना। ये सुनते ही नुच को गुस्सा आ जाता है और वो टाइम को उसके कमरे से बाहर निकाल देती है। टाइम को नुच के कमरे से बाहर निकलते देख उसकी मॉम भी देख लेती है। वो पूछती है कि तुम नुच के कमरे में क्या कर रहे थे, तो वो बताता है कि मैं डैड के कमरे में उसके सिग्नेचर लेने गया था। वहीं दूसरी तरफ नुच अपने कपड़े पहन लेती है। टाइम रूम में आता है तो वो देखता है कि नुच की आंखों में आंसू हैं और वो ये भी पूछता है कि क्या हुआ, तुमने ऐसे ड्रेस क्यों पहन रखी है। नुच कुछ नहीं बोलती है, बस वो रोना स्टार्ट कर देती है, जिसे देखकर डैड सब कुछ समझ जाता है। डैड नुच से पूछता है कि क्या मेरी मॉम ने तुम्हें ये सब करने के लिए फ़ोर्स किया है। नुच कुछ नहीं बोलती है और डैड को अपने गले लगा लेती है, जिसे देखकर डैड भी उसको समझाता है कि अगर तुम चाहती हो मैं अपनी मॉम से बात करूं तुम्हें फोर्स ना करने के लिए,
तो मैं ये तुम्हारे लिए ज़रूर करूँगा। डैड को उसका सपोर्ट करते देख नुच शांत हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ डैड नुच के लिए एक बॉल में पानी लेने चला जाता है। डैड नुच को ठंडे पानी के टॉवल को उसके फेस पर लगाने के लिए बोलता है और बोलता है कि तुम चिंता मत करो, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। मैं अपना प्रॉमिस नहीं भूला हूँ। मैंने जैसे बोला था कि मैं तुम्हें कभी फोर्स नहीं करूँगा, तो मैं अपना प्रॉमिस रखूँगा। इतना सुनते ही नुच रोने लगती है और डैड उसे समझाते हुए उसे बोलता है कि तुम चिंता मत करो, मैं मॉम से भी बात करने की कोशिश करूँगा। नुच को लगता है कि डैड कितना ज़्यादा सपोर्टिव है। मैंने इसको एक भी बात नहीं बताई और ये मुझे कितना ज़्यादा सपोर्ट कर रहा है। इसी दौरान इन दोनों के बीच में रोमांटिक सीन बनने लगता है। डैड और नुच पास आ ही रहे होते हैं। जब वो किस कर रहे होते हैं तो डैड को नुच के फेस में अपने बॉयफ्रेंड की शक्ल दिखने लगती है और वो नुच को सॉरी बोल के वहाँ से चला जाता है, जिसे देखकर नुच तो सोच में ही पड़ जाती है कि हुआ क्या। नुच को समझ आ जाता है कि हो सकता है डैड इन सब में अभी कंफर्टेबल ना हो। दूसरे सीन में हमें नुच के फादर को दिखाया जाता है, जो कि चुपके चुपके कहीं जा रहे होते हैं। ये मोड पे हमारा ये वाला पार्ट भी यहीं पर ख़त्म हो जाता है। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ इनको लाइक भी कर दें। थैंक यू।